जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से विषय को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने के पहले कि आप सभी को पता है कि हम भूगोल की सीरीज को पढ़ रहे हैं और मैंने कहा था कि मैं आपको कंप्लीट विषय कराऊंगा यहाँ पर, चाहे वो भूगोल विषय हो, इतिहास हो, संविधान हो, जो भी यहाँ पर चीज़ें कराई जाएंगी आपको एकदम कंप्लीट हिंदी। आगे चल के सारे वीडियो आपको धीरे धीरे मिलने भी लगेंगे। अभी आपको भूगोल विषय के वीडियो मिल रहे होंगे। तो हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि अब जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और उनका स्वागत है, और आप सभी का इतना समर्थन, इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो हम आगे बढ़ने के पहले आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि जो लोग आज जुड़ रहे हैं वो पहले जाके शुरू से प्रारंभ से वीडियो देखें, तो क्लास आपको एकदम समझ में आएगी, आपको एकदम घर बैठे सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। और अगर जो भी हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहे तो वो उन्नाव जीआईसी स्कूल के सामने आ सकता है। हमारी क्लासें प्रयाग एकेडमी की संचालित हैं, तो वो हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकता है। आइए प्रारंभ करते हैं क्लास को। तो जब क्लास में पहला हम सबको ये पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल में हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत की सीमाएं जली और स्थलीय पढ़ी थी कि कौन सी सीमा किसके साथ है। आज हम पढ़ेंगे कि भारत के तटों को, क्योंकि भारत के तटों से भी क्वेश्चन आता है कि तट होता क्या है, प्रायद्वीप भारत होता क्या है, आकृति त्रिभुजाकार है क्या। ये चीजें मैंने पहले बता रखी हैं, फिर एक बार बताऊंगा। पर हमने कहा है कि हम पढ़ रहे हैं भूगोल विषय, तो पहला काम यही करेंगे कि पहले बनाएंगे भैया कंप्लीट मैप भारत का, और भारत के मैप से ही चीज़ों को पढ़ेंगे। अब आप देखोगे अगर मैप से हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे लिए, मैंने कहा था कि चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। थोड़ा हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है जब हमारे पास मैप होता है। तो अगर मैप है तो चीज़ें आसान हैं, और चीज़ें आसान हैं, हमने कहा था कि आप मैप के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हो। क्या कर सकते हो, ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हो। ऐसे क्या होगा कि हम चीज़ों को भूल जाएंगे, और जब चीज़ें हम भूल जाएंगे तो आप सभी को पता है कि जब चीज़ें भूल जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भैया। तो वही चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर कि हमें विषय को बहुत अच्छी पकड़ करनी है विषय में, और विषय में वो अच्छी पकड़ मैं आपकी कराऊंगा क्योंकि आपको वेल कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आप देखोगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो फिर एक बार देखते हैं भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है। भारत कहाँ पर है, विषुवत रेखा के उत्तर में है। और कल मैंने पड़ोसी देशों के बारे में बताया था, तो ये पड़ोसी देश हमारा कौन सा था, श्रीलंका। और मैंने कल बताया भी था कि जो श्रीलंका है 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस में इस श्रीलंका का पुराना नाम पूछा गया, और पुराना नाम हो जाएगा भैया सिलोन। कौन सा हो जाएगा, सिलोन। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या हो गया, सिलोन। अब आगे चढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने एक चीज छूट गई थी बताना, तो मैंने यहां पर बता दिया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत के तट की बात करते हैं। तो तट होता क्या है, पहली चीज कि तट होता क्या है। तो तट का मतलब है कि आप सभी को पता है कि भारत के, अगर हम कहां जाएं, भारत के पश्चिम में जाएं, तो पश्चिम में कौन सा मिल जाता है, अरब सागर। कौन सा मिल गया भैया, अरब सागर। और अगर वहीं हम पूर्व में जाएं तो कौन सी मिल जाएगी, बंगाल। कौन सी मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी भैया, बंगाल की खाड़ी। अब जब बंगाल की खाड़ी है तो तट होता क्या है, तो जिस भी स्थल खंड का एक सिरा जल से लगा हो और दूसरा स्थल हो तो वो कहलाता है क्या, तट। तो आप देखोगे भारत में ये वाला जो रीजन है ये भारत का तटीय जोन है, तटीय रीजन है। तो अब आपसे यही कह सकता है कि भारत के कितने राज्य
भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, या भारत के कितने राज्यों के पास तट है। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि भारत में जो राज्य की परिभाषा है, तो एक राज्य है जिनको स्वतंत्रता है अपना प्रशासन करने की, अपना कानून बनाने की, परंतु जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं वो केंद्र के अधीन होते हैं। वहां पर राष्ट्रपति नियम कानून बनाता है, और राष्ट्रपति जो चीजें करता है, या स्वयं शासन करे या किसी को भेजे वहां शासन करने के लिए, तो ऐसी बात आपके आर्टिकल 239 में कही गई है। ये चीजें हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपसे राज्य पूछेगा। जब केंद्र शासित राज्यों को जोड़ेंगे तो तटों की संख्या अलग हो जाएगी, और जब राज्यों के तटों की संख्या पूछेंगे तो अलग हो जाएगी। तो राज्यों को, किन राज्यों के पास तट है पहले ये जानते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आ जाओ, गुजरात। कौन सा हो गया? गुजरात। और गुजरात के बाद जब हम गए तो हमको मिल गया महाराष्ट्र। कौन सा मिल गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद आए तो हमको मिल गया गोवा। गोवा के बाद आओगे तो हमको मिल जाएगा कर्नाटक। और जब कर्नाटक के बाद आओगे तो कर्नाटक के बाद आपको मिल जाएगा क्या? केरल। कौन सा मिल जाएगा? केरल। अब केरल के बाद गए, अब हम जाएंगे किस? ये तो भैया पश्चिमी घाट हो गया, यही याद रखिएगा। पश्चिम घाट के बारे में भी पूछेगा तो पश्चिम घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल कि पश्चिमी घाट के कितने राज्य तट रखते हैं, या पश्चिमी घाट पर कौन सा राज्य पड़ता है। इस तरीके के जब क्वेश्चन वो करता है तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाती है कि कहां पर पढ़ रहा है। तो हम तो पढ़ रहे हैं मैप से, हमारे पास कौन सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम रट नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं विषय को, और सीखना ही है हमको। अब आगे जाएंगे तो हमको जब पूर्वी घाट बने तो मिल जाएगा तमिलनाडु। कौन सा मिल गया? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर बढ़े तो हमको मिल गया भैया आंध्र प्रदेश। और जब आंध्र प्रदेश के ऊपर गए तो आंध्र प्रदेश के ऊपर हमको मिल जाएगा ओडिशा। कौन सा मिल जाएगा? ओडिशा। और ओडिशा के बाद गए तो मिल गया पश्चिम बंगाल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कह दे कि भारत के, क्या कह दे? भारत के कितने राज्य तट हैं, कितने, भारत के कितने राज्यों के पास तट है, तो भारत के कितने राज्यों के पास तट हो जाएगा? तो भैया 9 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे जिनके पास तट है किनके पास? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब ये बात करते हैं कि अगर इनके पास तट है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो भिन्न भिन्न हैं सब जगह पर, और जब हर जगह परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं तो इन तटों के भिन्न भिन्न नाम होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न नाम होंगे। दूसरी बात कह सकता है कि यही जो भारत का तट है 9 राज्यों के पास है। अब ये जो भारत का, वैसे तो ये मुख्य भूमि है, कैसी भूमि है? भारत की मुख्य भूमि है। तो आपसे कह सकता है भारत के मुख्य भूमि का तटीय विस्तार कितना है। तो भारत के यही जो सीमा है कि भारत के मुख्य भूमि का तटीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा। तो अब जो तटीय सीमा हो जाएगी वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। बन गया क्वेश्चन। वैसे तो अभी तक यही पूछा गया भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो भारत की तटीय सीमा ही 6100 किलोमीटर। और ये बहुत बार ज्यादा बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत की तटीय सीमा है कितनी। तो भारत की तटीय सीमा हो जाएगी भैया 6100 किलोमीटर। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे, देखेंगे और क्वेश्चन। तो मैंने एक बात कही कि यहां पर जो तट हैं उनको भौगोलिक विविधता के कारण भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न परिस्थितियां। अब उन परिस्थितियों के कारण इनके नाम भिन्न हैं। तो आओ देखते हैं कौन से नाम है।
तो सबसे पहले चलते हैं गुजरात। तो अगर हम गुजरात से चले और यहां गोवा तक आ गए, कहां तक आ गए? गुजरात से चलकर गोवा तक आ गए। तो अगर हम गुजरात से चले थे और गोवा तक आ गए तो आपसे कह सकता है गुजरात से गोवा के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो भैया तट हो जाता है आपका कोकण। कौन सा हो जाएगा? आपका कोकण तट हो जाएगा। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में कि कोकण तट का विस्तार, कोकण तट का विस्तार किन राज्यों में है, या कोकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो यहां से याद रखिएगा, जो कोकण है, कौन सा? कोकण तट, और वो कोकण तट भैया हो जाता है आपका गुजरात से गोवा। सुशील बंद करो भैया। कोकण तट कहां से हो गया? गुजरात से गोवा हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बढ़ेंगे गोवा से, कहां से बढ़ेंगे? गोवा से, और पहुंचेंगे कर्नाटक, और कर्नाटक का एक स्थान पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं मंगलुरु। कौन सा कहेंगे? मंगलुरु। तो गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु के बीच का तट, आपसे पूछ सकता है कि गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो भैया हो जाता है केनरा। कौन सा हो जाएगा? केनरा तट। आपसे ये कह सकता है भैया कि केनरा तट का विस्तार कहां है? तो केनरा तट का विस्तार कहां पर मिलेगा? आपका गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु के बीच मिलेगा। कहां पर मिलेगा? गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु के बीच मिलेगा। दूसरी बात समझिए, अब अगर हम कर्नाटक के मंगलुरु से बढ़े, कहां से? कर्नाटक के मंगलुरु से बढ़े और हम पहुंच गए कन्याकुमारी। कहां पर पहुंच गए? कन्याकुमारी। और आपसे पूछता भी रहता है कि कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो भैया कन्याकुमारी कहां हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। कहां पर हो गया? तमिलनाडु में हो गया। ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर हम कर्नाटक के मंगलुरु से बढ़े थे और कहां तक आ गए थे? कन्याकुमारी तक, तो ये बीच वाला तट क्या कहलाएगा? तो ये तट कहलाएगा आपका मालाबार। कैसा तट कहलाएगा? मालाबार तट। और यही जो मालाबार तट है, यहीं पर आपको पश्च जल देखने को मिलेगा। और उस पश्च जल को कौन सा देखने को मिलेगा? हम कहते हैं पश्च जल। और अगर इसी पश्च जल को हम स्थानीय भाषा में कहें, क्या कहें? स्थानीय भाषा में, जो यहां के लोग कहते हैं, और ये लोग उसे कहते हैं केरल राज्य में ही नेहरू ट्रॉफी कलामकाली। कौन सी? नेहरू ट्रॉफी कलामकाली। और ये जो नेहरू ट्रॉफी कलामकाली है, आपसे पूछ सकता है ये केरल में है। और ये है क्या? ये भैया है आपकी नौका दौड़। कौन सी दौड़ है? नौका दौड़। और ये नौका दौड़ कहाँ होती है? कयालों में हुई होती है। कहाँ पर होती है? कयालों में ही होती है। तो मैंने आपको बता दिया। मान लो यही पूछ दे, कलामकाली कहाँ होती है? नौका दौड़ किस राज्य में होती है? या नौका दौड़ किस राज्य का खेल है? तो कहाँ का है भैया? केरल। तो यहां से हमने देखा कि मंगलुरु से बढ़े कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के बीच का तट कहलाया मालाबार। और हमने कहा यहां पर पाए जाते हैं पश्च जल, और उस स्थानीय भाषा में हम उस पश्च जल को क्या कह देते हैं? कयाल कह देते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कयाल किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कयाल कहां पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। अब भैया इतनी चीजों का लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम आपको पश्चिमी घाट पर पड़ने वाले बंदरगाहों के बारे में बताते हैं। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, और मजा आ रहा हो तो क्लास को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर देखेंगे पश्चिमी घाट पर पड़ने वाले हमने कहा बंदरगाह, जो आपसे पूछे भी बहुत जाते हैं। और बंदरगाहों से हम आयात और निर्यात करते हैं, जो हमारे व्यापार को सुगमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा कि हम पश्चिमी घाट के बंदरगाह पढ़ेंगे। कहां? पश्चिमी घाट के बंदरगाह। अब पश्चिमी घाट के बंदरगाह पढ़ने के लिए तो सबसे पहले भैया गुजरात से ही चलते हैं। कहां से चलते हैं? गुजरात से। और गुजरात में एक बंदरगाह था कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कांडला बंदरगाह। आपसे कह सकता है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह भैया आपका पड़ जाएगा गुजरात में। कहां पर पड़ गया? गुजरात में। परंतु आप सभी को पता है कि जो इस समय की सरकार है वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और मोदी की सरकार ने क्या किया भैया? इस कांडला बंदरगाह का नाम ही बदल डाला। तो आपसे कह सकता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम बताइए। कांडला बंदरगाह का नया नाम बताइए। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम हो जाएगा पंडित दीनदयाल। क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल। तो आपसे कह सकता है कि तो नया नाम क्या हो गया भैया? अगर आपसे कह दे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का पुराना नाम तो कांडला, वैसे अभी करंट में है, तो आपसे यही कहेगा कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल। क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल। अब आगे आओ। तो आगे जब हम बढ़ेंगे महाराष्ट्र की तरफ, कहां पर बढ़े? महाराष्ट्र में बढ़े। तो जब महाराष्ट्र पहुंचे तो महाराष्ट्र में एक बंदरगाह मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं मुंबई। कौन सा कहते हैं? मुंबई। और याद रखिएगा मुंबई सबसे बड़ा द्वीपीय बंदरगाह नगर है। बंबई सबसे बड़ा, बात समझिएगा, बंबई सबसे बड़ा द्वीपीय बंदरगाह है। ठीक। दूसरी बात, ये जो बंबई है, आपसे एक चीज कह सकता है कि बंबई किस द्वीप पर स्थित है? बंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो जो मुंबई है आपका वो सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर द्वीप है तो वो कौन सा भैया? सॉलसेट, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी पर है, क्योंकि मुंबई शहर इसी पर बसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको न्यावा सेवा मिलेगा। तो अब आप देखोगे न्यावा सेवा, या इसे ही हम पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कह दें तो यहीं पर याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल बंदरगाह, तो वो आपका पड़ जाएगा कहां पर भैया? आपका महाराष्ट्र में। ठीक, कहां पड़ गया? महाराष्ट्र में पड़ गया। अब आगे आओ तो गोवा में मिलेगा आपको मर्म गोवा। कौन सा मिल जाएगा? मर्म गोवा बंदरगाह। अब आगे बढ़ोगे तो आगे आपको मंगलुरु बंदरगाह मिलेगा। तो मंगलुरु आप आसानी से पहचान लोगे कि मंगलुरु जो है वो कहां पर पड़ता है? वो तो भैया कर्नाटक में ही पड़ता है। तो आप याद रखो आपका मंगलुरु बंदरगाह। और ये मंगलुरु बंदरगाह कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और आ जाओ केरल, कहां पर? मालाबार वाले क्षेत्र में। और मालाबार वाले क्षेत्र में याद रखिएगा यहीं पर हो जाता है आपका कौन सा? यहां पर हो जाएगा आपका कोच्चि। कौन सा हो जाएगा? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा हो गया?
कोच्चि बंदरगाह। तो यहां आपको पश्चिमी घाट में 3 से 4 बंदरगाह मिले। पहला बंदरगाह मिला कांडला, जिसे हमने पंडित दीनदयाल कहा। मुंबई मिला, सबसे बड़ा द्वीपीय बंदरगाह, ठीक। उसके बाद इस बंबई को हम कहते हैं किस द्वीप पर है, तो वो सॉल्ट द्वीप पे है। सबसे बड़ा है तो अंडमान, मैंने बताया। जनसंख्या वाला सबसे बड़ा द्वीप है तो वो है सॉल्ट। अब इसके बाद गए तो यहीं पर आपको पंडित जवाहरलाल बंदरगाह मिल जाएगा। गोवा पहुंचे तो मर्मगोवा मिल गया, कर्नाटक पहुंचे तो मंगलुरु मिल गया, और केरल पहुंचे तो कोच्चि मिल गया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की ओर। ले लिया भैया, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसको रफ कर लेते हैं और फिर आप पढ़ते हैं। हम लोग पश्चिम घाट पढ़ चुके हैं, अब पहुंचेंगे कौन सा घाट, पूर्वी घाट। कौन सा घाट पहुंच जाएंगे, पूर्वी घाट। तो आप पूर्वी घाट पहुंचो, देखते हैं। तो पूर्वी घाट पहुंचने के लिए हम कहां पहुंच गए थे, कन्याकुमारी। कहां पर पहुंच गए भैया, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से जब ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर एक नदी मिलती है, वो नदी कहलाती कृष्णा। क्या कहलाती है, कृष्णा। और कृष्णा नदी बनाती है डेल्टा, तो इसे हम लोग कहते थे कृष्णा डेल्टा। आगे क्लास में मैं सिखाऊंगा कि डेल्टा एक्चुअली क्या होती है, पर यहां पर बस थोड़ा देख लें। तो अगर हम कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक पहुंचे, तो कृष्णा डेल्टा तक जब पहुंचे तो यहां तक के तट को हम लोग कहते हैं भैया आपका कोरोमंडल। कौन सा तट कहेंगे, कोरोमंडल। अब आपसे कह सकता है कि कोरोमंडल तट का विस्तार, तो कोरोमंडल तट का विस्तार कन्याकुमारी से कहां पहुंच जाएगा, कृष्णा। कहां पहुंच गया, कन्याकुमारी से कृष्णा। आगे आइए। तो हम अगर कृष्णा से पहुंचे, एक हमारी नदी होती है गोदावरी, और गोदावरी भी बनाती क्या भैया, डेल्टा। तो अब अगर हम कृष्णा से गोदावरी के बीच में जाएं, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जाएं, तो इसके बीच का जो तट कहलाता है, जो बीच में विस्तार है, उससे हम लोग कहते हैं गोलकुंडा। तो आपसे कह सकता है भैया कि गोलकुंडा तट का विस्तार, तो जो गोलकुंडा है उसका विस्तार कहां से हो जाएगा, दो नदियों गोदावरी प्लस कृष्णा। तो आपसे कह सकता है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपसे कहेगा गोलकुंडा। आप बताएंगे भैया गोलकुंडा। और दोस्तों आपसे यह भी कह सकता है कि गोलकुंडा तट का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, तो वो नदियां कौन सी हैं, गोदावरी और कृष्णा। और गोदावरी से बड़े उत्तर तक जितना भी बचा उत्तर वाला भाग, ये सब कहलाता है भैया उत्तरी सरकार। कौन सा कहलाएगा, उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार का आपका ध्यान से देखेंगे तो उत्तर तक जितना हो जाएगा, और एक नदी पड़ती है महानदी, तो इसे भी मान सकते हैं हम लोग। तो गोदावरी से जितना भी उत्तर तक पश्चिम बंगाल वाला तट बना, वो तट क्या कहलाया, उत्तरी सरकार। तो हमको कितने तट मिले, 3। अब इन तटों पर जाएंगे तो आप देखोगे पूरब में भी तो बंदरगाह होंगे, और 3-4 बंदरगाह यहां पर पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये पेज में लिखा है, इसका भी आप देखोगे कुछ क्वेश्चन है, हम आपको दिखाएंगे, इसलिए इसे हम रफ नहीं कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आओ, या इसे हटा ही देते हैं। मैप को नहीं हटाएंगे क्योंकि फिर बनाना पड़ेगा, टाइम लगता है। तो आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल से। किसकी बात करेंगे, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह पड़ता है कोलकाता। कौन सा पड़ेगा, कोलकाता। और ये जो कोलकाता बंदरगाह है, तो आपसे कह सकता है, ये तो भैया खट से बता दूंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, और कोलकाता पोर्ट कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। पर इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया,
तो आपसे कह सकता है। और इसे बनाया गया भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आपसे कह सकता है। और इस कलकत्ता पोर्ट के 150 वर्ष पूरे हुए थे। कितने वर्ष? 150 वर्ष। इसी के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम क्या कर दिया? कलकत्ता से, कोलकाता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। तो आपसे कह सकता है कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? तो नया नाम हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतना याद करिए। और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। आगे मिला था हमको कौन सा? ओडिशा। कौन सा? ओडिशा। और ओडिशा में आपको जो बंदरगाह मिलेगा वो मिलेगा भैया पारादीप। कौन सा मिलेगा? पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ओडिशा। नीचे आओ, नीचे हम आप देखोगे आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा मिल गया? आंध्र प्रदेश। और इससे क्वेश्चन भी बनेगा तटों में। और आंध्र प्रदेश जाओगे तो आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो आपसे कह सकता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो विशाखापत्तनम कहां पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसके नीचे जाओ तो आपको कौन सा मिलेगा? तमिलनाडु। कौन सा मिल जाएगा? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में जाओगे तो आपको कई बंदरगाह मिलेंगे, कई बंदरगाह मिल जाएंगे। जैसे आपको मिल जाएगा कौन सा भैया? चेन्नई। कौन सा मिल गया? चेन्नई। उसके बाद जाओगे तो आपको मिल जाएगा चेन्नई के बाद तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। अब ये जो है आपकी ये दोनों जो बंदरगाह हैं वो कहां पर पड़ गए? बंदरगाह। तो अब ये हो गए भैया पूर्वी घाट पर पड़ने वाले बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो। और जब इन चीज़ों का विस्तार करेंगे तो चीज़ें और थोड़ी आपको बता देंगे। तो ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन। तो जैसे ये हमारी जो सीमा थी तट की वो कितनी थी? 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भैया? 6100। तो आपसे ये नहीं पूछ सकता भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है, या भारत की किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो ये राज्य कौन सा पड़ जाएगा? गुजरात। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। आपसे कहेगा सबसे सीधी लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे सीधी लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो याद रखिएगा सबसे सीधी लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भैया? आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तट रेखा पूछे तो गुजरात, सबसे लंबी सीधी तट रेखा पूछे तो भैया कौन सा? आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटी पूछे कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, तो तट रेखा वाला कौन सा हो जाएगा भैया? आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और गोवा। और याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, कैसा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य। और याद रखिएगा कैसा? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं भैया, ये तो हो गए राज्य, पर हमने कहा था कुछ संघ शासित भी हैं जिनके पास अपनी तट है। तो अपना तट है तो उन्हें देखते हैं, इसका भी खींचिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे की ओर। ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर।
तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, अब जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमने कहा कि कुछ हमारे संघ शासित भी है, उनके पास है। तो पहला संघ शासित चलते हैं। तो पहला संघ शासित कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। आप सभी को पता है ये द्वीपीय है। ठीक, दूसरा लक्षद्वीप, ये भी द्वीपीय है। यहां पर आ जाओ तो आपको एक राज्य मिल जाएगा। तो जो हमने बताया था 3 राज्यों में फैला है, वो आपका पुदुचेरी। अब याद रखिएगा, भारत का वह राज्य जिसके जिलों की सीमाएं आपस में स्पर्श नहीं करती, तो वो कौन होगा? पुदुचेरी। क्योंकि ये 3 राज्यों में फैला है, मैंने बताया भी पीछे की वीडियो में, एक बार फिर बता देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे आंध्र प्रदेश है, नीचे आओगे तो आपको तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु, और इधर आओगे तो आपको केरल मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे केरल में पुडुचेरी का माहे जिला पड़ता है। कौन सा पड़ता है? माहे। और आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है। कौन सा भैया पड़ जाएगा? यनम। और तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल पड़ता है। तो ये आप देखिएगा क्या इसके जिलों की सीमाएं स्पर्श करेंगी। तो आपसे कह सकता है कि भारत का वह राज्य जिसके जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो 3 राज्य का मतलब आंध्र प्रदेश में है, केरल में है और तमिलनाडु में है, और पुडुचेरी के पास भी अपना तट है। यहां आएंगे तो हमको मिल जाएगा दमन दीव व दादर नागर हवेली। तो अब अगर 9 राज्य वो थे, इन 4 राज्य को जोड़ दें तो संपूर्ण भारत में कितने राज्य हो जाएंगे जिनके पास तट है? तो 9 4 13। अब 13 हो गए, तो अब ये भी तो बदल जाएगा। तो याद रखिएगा संपूर्ण भारत, या हम केवल भारत कह सकते हैं क्योंकि यहां पर मुख्य भूमि लगी हुई है। तो संपूर्ण भारत की तटीय सीमा, तो तटीय सीमा हो जाएगी भैया आपकी कितनी? 7516.06 किलोमीटर। तो वैसे तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो भारत की तटीय सीमा पूछी गई है, तो 6100 वाला ही है। तो उसके जैसे अकॉर्डिंग ऑप्शन पूछे आप वैसे लगाइएगा। तो आज हम क्लास को यहीं देते हैं विराम, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मैं आपको यहाँ पर जो भी विषय पढ़ाया जाएगा क्रमवार क्रमबद्धता से, कोई बीच बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने कहा है पहली बार कि सबसे पहले पकड़ो अपना सिलेबस, और सिलेबस जब कवर होगा तो जीएस 70 से 80% होगी। पर अगर आपने सिलेबस नहीं पकड़ा है तो नहीं होगी। और जो लोग भी हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो क्लासेस हैं जीआईसी स्कूल उन्नाव के सामने संचालित हैं, प्रयाग एकेडमी उन्नाव के नाम से। आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।